नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी, फाउंडर ऑफ द संध्या फ्लेक्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द कंपाउंडिंग रेसिपी ऑफ द पॉलीमर बेस वाटर soluble बार एंड बेंटोनाइट बेस वाटर soluble बार। वीडियो पर जाने से पहले हम आज का थॉट सोचेंगे कि आज मिथिलेश चौधरी का थॉट क्या है, संध्या फ्लेक्स का आज का थॉट क्या है। तो आज का थॉट क्या है? If you think that working hard will make you rich, then that is your biggest mistake. To become rich, it is essential to have a wealthy mindset. इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कड़ी मेहनत से आप अमीर बन जाएंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। अमीर बनने के लिए अमीर जैसी सोच होना जरूरी है। देखिए, आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत हार्ड मेहनत करूंगा, बहुत परिश्रम करके रिच बन जाऊंगा, बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, रातों दिन मेहनत करके। तो ये आपका बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। आप कभी भी हार्ड मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आपका जो है ना माइंड सेट होना चाहिए। माइंड को कहाँ पर यूज करेंगे तो पैसे आएगा। नहीं तो गधा घोड़ा में क्या अंतर है? उसको भी चार पैर है, उसका भी दो कान है। गधे घोड़े में तो सिंह तो नहीं लगा। हर इंसान जो है काम कर रहा है, एक रिक्शा चलाता है, एक ऑटो चलाता है, वो भी रातों दिन मेहनत करता है। कंपनी में एक लेबर है, रातों दिन मेहनत करता है। रेलवे स्टेशन पर कुली जो दिन भर लोड अनलोड करता है, हवाली का काम करता है। तो क्या वो पैसे का अमीर बन जाता है? अमीर बनने के लिए क्या होना चाहिए? आपका माइंड सेट होना चाहिए। कौन से दिशा में, कौन से डायरेक्शन में अपने दिमाग को लगाएंगे जहाँ से पैसे कमाया जा सके। दूसरा थॉट क्या है कि आपको बताएंगे कि आज का दूसरा थॉट क्या है मिथिलेश चौधरी का? Every person makes one major mistake, thinking, don't worry, everything will be fine one day. But that day never actually arrives. Mithilesh has just one thing to say to you. Step out of your comfort zone, make a plan, and work according to that plan. हर इंसान एक बड़ी गलती करता है। यह सोचता है कि चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह दिन असल में कभी आता नहीं। आपसे बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि कमेंट में जोन से बाहर निकले, एक प्लान बनाए और उसी प्लान के अनुसार काम करें। देखिए, हर इंसान क्या बोलता है कि क्या सोच रहे हो, क्या चिंता कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। हर लोग यही बोलते हैं, आपको संतावना देते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं। याद है ना, आपका क्यों चिंता कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, सोचो क्या सोचना है। लेकिन कल वो दिन कभी आता नहीं है, कभी उस ठीक होने वाला नहीं होता है। ठीक होने के लिए मेरा एक ही कहना है कि आप जो भी प्लान करते हो, वो प्लान को जो है ना उस पर काम करना शुरू करो। बस समझ में आ गया? जैसे आप कुछ सोचे, आज प्लान किया, आज का क्या क्या डिस्कस है, तो उस पर तुरंत प्लान को एक्टिव में लाओ, एक्शन में लेके आओ। चलो फटाफट एक एक करके डन करते हैं। ऑफिस में एकाएक करके कोटेशन को, इंक्वायरी को डन करते हैं। खाली प्लान करने से, सोचने से तो कुछ भी नहीं होता है। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये कभी कल आता नहीं। बस समझ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मैनर है, एक माइंड सेट है। तो आप जैसा सोच रहे हो वैसा करोगे तो ही सफल होंगे। नहीं तो सोचने हैं तो दुनिया बैठे बैठे सोच रही है, क्या उसके उस हिसाब से वैसा हो रहा है? नहीं। प्लानिंग, सोच से हमारी एक प्लानिंग आती है, और उस प्लानिंग को आप ऐसे छोड़ देंगे, उस प्लानिंग को एक्शन में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो कभी भी लाइफ में आप आगे नहीं जा सकते हैं। जहाँ पर है वहीं रुके रहेंगे, स्टेप तो लेना ही होगा। तो आइए हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो पॉलीमर जो होता है, पॉलीमर बेस में क्या क्या मटेरियल
से बनता है। व्हाट इज द कंपाउंड कंपोजिशन। देखिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए, चाहे पेन बना हो, चाहे जॉकेट बना हो, चाहे कुछ भी बना है, तो वो एक इंग्रेडिएंट से नहीं बना है, एक बड़ा मटेरियल से नहीं बना है, बहुत सारा उसमें इंग्रेडिएंट से बना है। जैसे आप कुछ भी खाते हो, पीते हो। अच्छा, आपका बॉडी है, आपका बॉडी तो एक ही पार्ट्स नहीं है ना, आँखें हैं, कान है, 108 हड्डियाँ है, स्किन है, मसल्स है, न जाने इस शरीर में कितने पार्ट है, हेयर है। तो कई पार्ट्स मिल करके एक आपका बॉडी का स्ट्रक्चर किया है। तो उसी तरह से बेंटोनाइट बेस में भी आपका जो है कई रॉ मटेरियल, कई इंग्रेडिएंट मिल करके वो वाटर सोल्यूबल बना है। तो उसमें बेसिकली क्या क्या रॉ मटेरियल डाला जाता है, जैसे कि फर्स्ट जो है आपका बेस जो होता है पॉलीमर, जिसको रबर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो EPDM रहता है, CR बोलो तो क्लोरोपिन रबर, और NBR बोलो तो नाइट्राइल ब्यूटाडिन रबर। ये जो बेस पॉलीमर आता है, जिसका जो रेशियो रहता है 20 से 40% तक रहता है। मान लीजिए 100 है, तो उसमें 20 से 40% है पॉलीमर रहेगा, रिमेनिंग अदर रॉ मटेरियल रहेगा। तो अदर रॉ मटेरियल में क्या क्या रहेगा, और ये पॉलीमर जो है ना, यही तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर में मैकेनिकल प्रॉपर्टी देती है, टेंसाइल इलोंगेशन, और बाकी जो है ना आपका फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अदर इंग्रेडिएंट मतलब सुपर अब्जॉर्बेंट पॉलीमर, जैसे SAP लाइक सोडियम पॉलीक्रिस्टल, मतलब ये 10 to 30% सोडियम रहेगा, जो कि ऑब्जर्व वाटर इन द कॉजेस्ट्रेल। और यही जो है ना सोडियम पॉलीक्राइलेट बोले तो यही केमिकल जो होता है ना, जिसे पानी के संपर्क में आता है तो स्वेल होना शुरू, यही तो रिएक्शन करता है वाटर के आते ही, ठंडा हवा आते ही। ये अगर नहीं डालेंगे तो वो स्वेल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सोडियम पॉलीक्राइलेट बोल के केमिकल आता है, जो कि ये आपको 10 to 30% आपको ऐड किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्ले सिक्का भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका PVC वाटर स्टॉकर में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एक पाउडर आता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से ही आपका जो है कोलगेट वगैरह बनता है, जितना पेस्ट वगैरह रहता है ना, आपका मार्बल जो बनते हैं, जिसको आप मार्बल बोलते हैं, पत्थर, वो भी कैल्शियम से ही बनता है। उसका नेचर रहता है कूल रहना, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको जो है, इसके अंदर जो है आपको 20 to 40% रहता है। जैसे कि आपका कंपनी जाते हो तो पाउडर दिखता है बैग में, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट डाला गया है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है कि इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल द कॉस्ट एंड द प्रोसेसिंग। मतलब इसको शेप आने के लिए, रबर को हम फिर इधर खींचेंगे फिर वापस आ जाएगा, खींचेंगे फिर वापस आ जाएगा, तो कोई शेप नहीं दे पाएगा। तो शेप देने के लिए बात सुनेगा ना, तो शेप देने के लिए जैसे आपका बॉडी को शेप दिया तो मांसपेशियां ही शेप देता है, उसी तरह से ये शेप देने का मतलब उसमें मिक्स हो जाएगा, और जैसा उसको डाई में दबाएंगे, एक्सट्रूडिंग करेंगे, जिस डाई में जिस शेप में, जैसे आपका 20/5 को निकाल 20/5 का डाई निकालेंगे तो ये शेप दे देगा उसको 20/5 का, मतलब आगे पीछे नहीं जाने का, थोड़ा वो टॉलरेंस रहेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइक दिस शेप देगा, और दूसरे तरफ कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो रेट है 15 रुपया से लेके 20 रुपया 25 रुपया किलो रहता है। और रबर का रेट तो बोले तो आपको SBR NBR सब है तो 250 रुपया से लेकर के 700 रुपीज पर kg है। खाली 700 रुपीज पर kg में तो खाली रबर तो शेप नहीं देगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, उसको शेप देता है। मतलब जैसे आपका PVC वाटर स्टॉकर में भी देखा होगा, शेप देता है, और रेट को ही रिड्यूस करता है। जितना ज़्यादा डालेंगे तो रेट धीरे कम हो जाता है पाउडर डालने की। जो भी रॉ मटेरियल ज़्यादा डालेंगे तो उसका ऑटोमेटिक सीधी सी बात है रेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट जो है प्रोसेसिंग आयल और प्लास्टिसाइजर और प्रोसेसिंग आयल जो 5 से 15% तक यूज होता है। इम्प्रूव द प्रोसेसिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। अब देखिए कि आपका मान लीजिए सीमेंट है, सैंड है,
लेकिन सीमेंट सैंड को मिला करके बिल्डिंग तो नहीं बनेगी ना। उसमें क्या आप वाटर मिलाते हो ना दोनों को मिलाने के लिए। उसी तरह से पॉलीमर जो है ना अपने आप तो पाउडर डाल देंगे पॉलीमर में तो उसमें मिक्स नहीं होगा। बस ना, जैसे आपको आटा है, रोटी बनाते हो तो रोटी डायरेक्ट आटा से तो नहीं बन जाएगी ना। उसको क्या करते हैं, पिंडी बनाने के लिए पानी डालते हो, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें जो है ना आपको प्रोसेसिंग ऑयल डालना पड़ेगा मिलाने के लिए, जैसे हार्डनेस भी वही मेंटेन करेगा। तो हम प्रोसेसिंग ऑयल जो है ना हार्डनेस भी मेंटेन करेगा और उसमें प्रोसेसिंग का भी काम करेगा, मतलब आगे समझ में, उसमें मिलाने का काम करेगा। समझ हो गया ना, आगे समझ में। तो उसको प्रोसेसिंग ऑयल बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर बोलते हैं, आगे समझ में। इसके बाद आपका आता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है टोटली जो है ना मेटालिक पार्ट, लाइक दिस 95% मेटल रहता है इसका अंदर, और ये 1 से लेकर 5% तक कोई भी रबर में यूज किया जाता है, मतलब एक्टिवेटर का काम करता है। ये जो है इसके बिना वल्कनाइजिंग नहीं होगा, जल्दी क्यूरिंग नहीं होगा। तो मैक्सिमम पॉलीमर में इसका यूज होता है, मतलब कोई भी ऐसा पॉलीमर जैसे कल सिलिकॉन रबर छोड़ करके, हाइपोलन रबर छोड़ करके, रिमेनिंग ऑल पॉलीमर में इसका इम्पोर्टेंट है जिंक ऑक्साइड का। तो 5% ही मैक्सिमम सभी पॉलीमर में यूज किया जाता है, हाई pH बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है कि स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड जो होता है एक्टिवेटर एक है, एक्टिवेटर ऑफ द क्यूरिंग, मतलब ये जो है आपका कितना 0.5 से 2% तक ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, 0.5 और 1। अब ज़्यादा हम डाल देंगे तो स्पॉन्जिनेस टाइप का हो जाएगा, फोम टाइप का होने लगेगा। ज़्यादा स्टेरिक एसिड का मात्रा डालेंगे तो क्या होगा, स्पॉन्जिनेस, मतलब उसका टेंसाइल प्रॉपर्टी को डाउन करेगा, इलोंगेशन प्रॉपर्टी को डाउन करेगा और हार्डनेस को डिक्रीज करना शुरू कर देगा अगर ज़्यादा डालेंगे। जिस तरह से आप सब्जी में नमक एक लिमिट में डालोगे, अगर ज़्यादा डालेंगे तो जहर लगने लगेगा, बस हो गया ना। उसी तरह से ये भी आपका जो ज़्यादा डालेंगे तो मतलब प्रॉपर्टी को डैमेज करना शुरू करेगा। देख, हर चीज़ का अतिशय सुख भी उत्पीड़न, अतिशय दुख भी उत्पीड़न। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ का मात्रा एक बनाया गया है कि इतना ही लिमिट में रहना चाहिए। हर आदमी का एक काम करने की एक इफिशियंसी होती है, एक कैपेसिटी होती है। अब 2 व्हीलर पर बोलोगे 5 आदमी बैठ के जाओ तो उसका कैपेसिटी तो 2 व्हीलर में 2 ही आदमी के लिए 2। 4 व्हीलर का कितना है, 7 सीटर का कितना है, तो एवरीथिंग ये कैपेबल अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, मतलब कितना कैपेबल है कैपेसिटी डिसाइड करता है उसका, ठीक है ना। तो इसका भी जो है आप कोई भी रॉ मटेरियल में आप इंग्रेडिएंट यूज करते हो तो स्टेरिक एसिड एक इंग्रेडिएंट है जो कि कंपाउंडिंग में एक जो है ना प्रोसेसिंग और कंपाउंड एक्टिवेट करता है, मतलब एक्टिवेटर का काम करता है। जैसे आप क्या करते हो, आप गाड़ी चालू कर दिए तो गाड़ी चालू कर देने से आप एक्सीलरेटर देते हो ना, एक्टिव करते हो ना, थोड़ा इसे रेस्ट देते हो तो एक्टिव होता है ना, बस में। अब 4 व्हीलर चला 2 व्हीलर तो थोड़ा थोड़ा आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो गाड़ी एक्टिव होती है ना, तब चलते हो ना। बाकी उसको कुछ तरह से थोड़ा उसका इंजन गर्म हो जाए तो एक्टिव करता है इसको, ठीक है ना, प्रोसेस के अंदर। इसके बाद आता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीओजोनेंट। एंटीऑक्सीडेंट 0.5 से 2 pH यूज किया जाता है और इसके ऊपर आगे जल्दी से ये प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द एजिंग एंड द ऑक्सीडेशन, मतलब कि ये जो है एजिंग से बचाता है, मतलब उसको क्रैकिंग से बचाएगा। सनलाइट में भी रहेगा, वाटर सोल्यूबल बार तो क्रैकिंग से बचाएगा। जिस तरह से आप जब कोई भी खाना खाते हो, फूड्स यूज करते हो तो आप एंटीऑक्सीडेंट डालते हो ना, जैसे टर्मरिक एंटीऑक्सीडेंट है। आप हल्दी जो डालते हो टर्मरिक, जिसको सब्जी में, दाल में, हर चीज में डालते हो तो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि आपको पेन किलर से बचाएगा, दर्द से बचाएगा, बहुत सारा उसका हल्दी का फायदे है। जीरा डालते हो, मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर डालते हो, मिर्ची डालते हो, बहुत सारे स्मॉल तेजपात डालते हो। ये सारे जो एंटीबायोटिक है जो भी आपके बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देता है, क्लाइमेट से लड़ने की पावर को बढ़ा जाते हैं। जो स्पाइस होता है, मसाले जो आप यूज करते हो, इसके बिना खाना खा के देखो आप बीमार पड़ जाओगे।
बस में तो जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, चाहे किचन से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक, किचन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, सबका जो है ना एक जो होता है, आप ऐसा बोलते हैं किचन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक अगर अच्छा रेसिपी नहीं किया जाए तो ना आपका लाइफ रहेगा ना बिल्डिंग का लाइफ रहेगा। तो ये इसी तरह से कंपाउंडिंग के अंदर इसका काम है कि भाई को उसको सन से बचाएगा, धूप से बचाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब करेगा। जैसे कि आप पानी पीते हो, हर खाने में पानी डाला तो मतलब एंटी ऑक्सीडेशन कर पा रहे हो, सांस ले रहा पा रहे हो अच्छी से। बोलते बोलते थक जाते तो क्या करते, ये थोड़ा सा पानी पीते हो ना तो मतलब एक ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब आपका ऑक्सीजन की मात्रा आपके अंदर चली गई। आपका बोलते बोलते आपका ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दौड़ते दौड़ते चलते चलते थकना, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा बैठ करके 2 घंटे पानी जाते ही ना, जैसे इंजन होता है गर्म हो जाता है, पानी डालते तो मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन उसको मिल गया, उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो उसी तरह से ये जो कंपाउंडिंग है, जैसे कि आप इसको सनलाइट आएगा तो तो क्रैक करना शुरू करेगा वाटर सोल्यूबल बार का। तो ये जाकर के जहाँ पर क्रैकिंग हो वहाँ पर जाकर फील कर देगा, अरे मैं आ गया। आप स्किन पर जब आप फेयर एंड लवली क्यों लगाते हो, क्रीम क्यों लगाते हो, ऑयल क्यों लगाते हो, जैसे आपका ओजोन की किरणें धूप में पड़ेगी तो आपका स्किन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, तो ओजोन अंदर जाने की कोशिश करेगी, हड्डियों से टकराने की। अब इधर कभी भी आपका छाया तो नहीं पड़ता ना, ये चिक बोलते हैं पूरे पोर्शन को, कभी भी आपका छाया और कालापन नहीं पाता है, क्योंकि ये हड्डी से स्किन की डिस्टेंस बहुत कम है ये पोर्शन, बस में तो तुरंत यहाँ पर कालापन आता है, लीलाट पर जल्दी कालापन की हड्डी का, और आपका हड्डी और बोन और स्किन के ज़्यादा थिकनेस नहीं है, इधर ज़्यादा थिकनेस है, इधर कभी भी आपका चेंज नहीं होता ज़्यादा। उसी तरह से जैसे ही कंपाउंडिंग के अंदर जो होगा सनलाइट जाएगा, बारिश जाएगा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जाकर वहाँ पर आ जाएगा, करेंगे आगे नहीं जाने देंगे। लाइक दिस एक सिक्योरिटी का काम करता है उसको, ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो है, ठीक है ना, लाइक दिस सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक है ना, उसके दवा का काम कर रहा है, उसको लाइफ दे रहा है, ठीक है ना। ये काफी कॉस्टली रहता है, 250 रुपीज के जी से करीब 500 रुपीज के जी तक रहता है मटेरियल, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि एक्सीलरेटर। अब सब कुछ तो आपने, इसके बाद आपका वल्कनाइजिंग एजेंट जैसे कि सल्फर, पेरोक्साइड, बस ना। सल्फर जो होता है एक जो है क्यूरेटिव है, वो जब तक वो डालेंगे नहीं पकेगा नहीं, क्यूरिंग नहीं होगा। और पेरोक्साइड बोलो तो इसमें 40 और 90 2 ग्रेड आता है। 40 बोलो तो स्लो क्यूरिंग है, और 90 ग्रेड बोलो तो बहुत फास्ट क्यूरिंग करता है, सिलिकॉन रबर में इसका यूज किया जाता है, बस समझ में। तो ये जब तक नहीं डालेंगे तो आपको क्यूरिंग नहीं होगा, पकेगा ही नहीं, बस समझ में आना। तो पकने के लिए एक कंपल्सरी क्यूरिंग होने के लिए डालते हैं कि ये क्रॉस लिंक द रबर, मतलब ये जो है ना आपस में जोड़ के हार्ड करने का काम करता है, पकाने का काम करता है, ठीक है ना, क्यूरिंग बोलते हैं, बस में। जैसे आपका कोई कुछ कट जाता है, जख्म हो जाता है, तो डॉक्टर जो है ना तो आपको क्यूरिंग करने के लिए टैबलेट देता है कि धीरे धीरे मांस आपस में टच करे, लिंक बनाए आपस में, वो होल भरने की कोशिश दवा का काम करता है, बस में। ये क्यूरिंग का काम करता है, अगर समझ में ना। इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जो आपका आता है कि एक्सीलरेटर 0.5 से 2% से ज्यादा नहीं डाला है, स्पीड ऑफ वल्कनाइज, और क्यूरिंग में फास्ट होता है, बस में। जैसे कि रबर में TMT, MBT, सल्फर ये सब डालते हैं तो क्यूरिंग को फास्ट करता है। आप गाड़ी तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, चाहे कार हो चाहे, जब तक एक्सीलरेटर नहीं दबाओगे तो गाड़ी आगे जाएगी नहीं, जाएगी ना। कंपाउंड तो बना दिया, होज तो बन गया कंपाउंड, लेकिन होज को बिना एक्सीलरेटर का डाल देंगे तो वैसे ही रह जाएगा, कच्चा ही रह जाएगा, मतलब उसी तरह से PVC वाटर स्टोन बनाते हैं, उसमें केमिकल नहीं डालोगे
स्टेबलाइजर नहीं डालोगे, प्लास्टिसाइजर नहीं डालोगे तो जैसे गीला निकल रहा है उससे गीला ही रहेगा, हार्ड नहीं होगा। आफ्टर क्यूरिंग बिकम द हार्ड एज अकॉर्डिंग टू हार्डनेस, अकॉर्डिंग टू रेसिपी। कंपाउंड का कैसा डिजाइन है, ये केमिकल की वजह से होता है। तो ये हो गया एक्सीलेटर। गाड़ी स्टार्ट हो गई लेकिन न्यूटन में है, लेकिन चलेगी नहीं। जब उसको तक गियर में ले लोगे, गियर में भी ले लोगे तो एक्सीलेटर नहीं देगा होता, अपने आप तो नहीं चलेगी। आप बाइक पर बैठते हो, स्कूटी पर बैठते हो, जब तक एक्सीलेटर नहीं दोगे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, चालू ही रहेगी मगर आगे नहीं जाएगी। उसी तरह से एक्सीलेटर का काम करता है, मतलब ये डालते ही क्यूरिंग चालू हो जाता है, उसको स्कॉच टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें देखा। ये ज्यादा नहीं डालना चाहिए, 0.5 pHr से 0.2 pHr तक ही डाला जाता है। ज्यादा डाले तो जल जाएगा। बस मेरा आगे समझ में। तो आपने देखा कि पॉलीमर बेस में कंपाउंडिंग कैसे किया जाता है, कितने किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 बार रिपीट करिए कि इसमें क्या क्या डालने से पॉलीमर बेस वाटर सोल्यूबल बार बनता है। और ये सारे आपको रॉ मटेरियल आपको अरेंज करना पड़ता है, फिर उसको मास्टिकेशन करना पड़ता है। उसको मिक्सिंग करने को मास्टिकेशन बोलते हैं। जैसे आपका कोई भी जूस बनाना है तो उसमें क्या क्या डालते हो, ग्राइंडर में, बस में इसको मास्टिकेशन। सब्जी बनाना है तो वो कढ़ाई में डाल के सब मास्टिकेशन करते हो, मिलाना, पकाते हो, तो मास्टिकेशन होगा। फिर वो उसको शेप देना वाला तो एक्सट्रूडिंग होगा, और शेप देने वाला मोल्डिंग होगा। दो ही प्रोसेस होता है, एक तो मोल्डिंग शेप लाने के लिए, एक क्यूरिंग। बस में एक्सट्रूडिंग और मोल्डिंग दो ही प्रोसेस होता है शेप लाने के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये बेंटोनाइट बेस्ड पॉली अगर वाटर सोल्यूबल बनाते हो तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या रॉ मटेरियल आपको परचेज करना होता है, उसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल जाता है, और क्या क्या उसके अंदर है कि वो बेंटोनाइट बेस्ड पॉलीमर, बेंटोनाइट वाटर सोल्यूबल बार बोलते हैं। तो इसके अंदर जो बेंटोनाइट बेसिक कंपाउंड में क्या क्या इंग्रेडिएंट रहता है, तो देखिए कि इसमें क्या आपका रहता है, सोडियम बेंटोनाइट। ये क्या रहता है, सोडियम बेंटोनाइट एक पाउडर रहता है कि जो 40 से 70% आपको आता है। ठीक है ना। और मेन उसका जो काम होता है कि स्वेल करने का काम करता है। ठीक है ना। इसमें आपका जो है रबर और पॉलीमर बाइंडर आता है कि 15 से 15 to 35% आप यूज करते हैं, मतलब बोल सकते हैं PHR भी बोल सकते हैं। तो इसका होल्ड द बेंटोनाइट टुगेदर, मतलब एक दूसरे को पाउडर तो डाल दिए, तो पाउडर खाली डाल देंगे तो आपका वो कोई सॉलिड पीस तो नहीं निकलेगा, कोई पीस तो बन के नहीं निकलेगा वाटर सोल्यूबल बार। तो दोनों को जोड़ के रखने का कौन काम करेगा, पॉलीमर काम करेगा। ठीक है ना। दोनों का जोड़ने का काम करेगा पॉलीमर काम करेगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका मेन इसके बाद आता है फिलर आता है। जैसे कि आपने देखा फिलर में कैल्शियम कार्बोनेट देखा था, तो फिलर बोलते हैं उसको। इसके बाद वो 5 से 20% तक रहेगा, इम्प्रूव द प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस द कॉस्ट। फिलर का मेन काम है कि शेप देना और रेट को कम करना। ठीक है ना। बस समझ में आ गया। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आता है कि प्रोसेसिंग एड, जैसे 1 से 1.5%, जो कि इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसको बनाने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग एड। इसके बाद आता है कि स्टेबलाइजर एंड एंटीऑक्सीडेंट, मतलब स्टेबलाइजर और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि जो पकाने का काम करता है उसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। स्टेबलाइजर का मतलब कि हीट भी कंट्रोल करेगा, पकाने भी काम करेगा। जिससे आपको पहले जब चलता था आपका शुरू में टीवी आया था तो साथ में स्टेबलाइजर आता था कि जो आपको फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल करता था, कभी करंट ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा, तो टीवी को जलने नहीं देता था। बस समझ में। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर बोलते हैं। इसके बाद आपका क्या आता है नेक्स्ट, स्टेबलाइजर के बाद क्या आता है, इसके बाद आपका जो रहेगा कि इसमें क्या है कि ये कितना परसेंट तक यूज करते हैं, 0.5। एंटीऑक्सीडेंट जो आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटीडिग्रेडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ये सारे जो है उसको सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, उसको लाइफ देता है।
इसके बाद की ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे गुड वाटर सोल्यूबल बार शुड बी, ये कितना मतलब कि अगर एवरेज सोलिंग देखा जाए तो 300% तक होता है, और इसमें गुड स्ट्रेंथ भी होता है, इलोंगेशन एंड ब्रेक भी होता है। तो मेरा मानना है और कहना आपसे यही है कि व्हाई आर एक्सप्लेन टू यू हाउ आर गिव द नॉलेज। देखिए हर आदमी मेहनत करता है, और उस मेहनत के अगर उसके मेहनत के पीछे उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो इंसान नाराज हो जाता है। तो मैं मिथिलेश चौधरी आपके लिए हर दिन इतना मेहनत करता हूं और आपको नॉलेज लेकर के आता हूं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं ना कि आई रिक्वेस्ट हम्बल टू यू, तो नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। और कभी भी कहीं भी अगर आपका वाटर सोल्यूबल बार का कोई जिक्र आता है, कोई पूछता है, किसी को चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी है विद इन 1 डे, मैक्सिमम 7 डेज। तो इसमें साइजेज फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि इसमें 20x10, 20x5, 20x20, 20x25, 25x25 5 साइजेज आते हैं। कलर में बात करेंगे तो ब्लैक कलर, रेड कलर और ब्लू कलर। तो कहीं भी कभी भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे हमारा वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9652998932 और मेरा वेबसाइट है www.sandhyaplex.com और हमारा ईमेल आईडी है info@sandhyaplex.com। चलिए हम आज के लिए फिर इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।